हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इसमें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सेमेस्टर 2 का FIUGP केमिस्ट्री, जो इससे पहले मैंने पढ़ा दिया है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 1। आज ये लेक्चर 2 है। इसमें नैप्थेलिन मैं आपको पढ़ा रही थी। तो नैप्थेलिन का मैंने स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सिंथेसिस जो भी था वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कवर करा दिया। तो आज जो वीडियो है ये बेसिकली रिएक्शन के लिए, ठीक है, रिएक्शन के लिए और इलूसिडेशन के लिए। तो जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आपके जितने भी रिएक्शन बनते हैं नैप्थेलिन के, वो सारे आज हम लोग करेंगे और इलूसिडेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में नैप्थेलिन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर एंथ्रासीन और फ्रांथ्रीन आपका बचेगा। तो आज देखिए रिएक्शन ऑफ नैप्थेलिन। तो नैप्थेलिन आल्सो गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नैप्थेलिन क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ना कि एडिशन बल्कि सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक क्यों होता है ये मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए होता है, आप यहाँ वर्ड से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होंगे, जहाँ पे मतलब कि इन्हें जो है सो इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो जहाँ पे एक्सेस होगा इलेक्ट्रॉन का, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पे जाके चिपकेंगे और वहाँ से दूसरी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वहाँ जाके खुद ये बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो ऑन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक ई प्लस अटैच ऑन पाई डिफरेंट एंड मेक एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जाके वहाँ पे अटैच हो जाते हैं और एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि एक जनरल फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं, ये आपका नैप्थेलिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक आया है, ठीक है। तो अब जब ये इलेक्ट्रोफिलिक आया है तो ये इलेक्ट्रोफाइलिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे से किसी ग्रुप को हटा देगा और खुद जाके ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या बोले कि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके ये अटैक करता है और ये अटैक करके यहाँ के इलेक्ट्रॉन को हटा देता है और खुद जाके यहाँ पे बैठ जाता है। तो क्या होगा कि आप यहाँ ध्यान से देखो कैसे पोजीशंस बनते हैं। तो यहाँ का जब ये इलेक्ट्रॉन हटाएगा तो एक बार जो होगा सो यहाँ से हटेगा और एक बार जो होगा सो यहाँ से हटेगा। दो केसेस बन सकते हैं। तो एक बार जब ऊपर से 1 नंबर से हटेगा तो इसे मोर, ये यहाँ पे आपका जो है ये 1 नंबर कहलाएगा, ये नॉर्मल कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे 2 नंबर पे बनेगा तो ये आपका पारा कहलाता है, सॉरी ऑर्थो पोजिशन कहलाता है, ऑर्थो। लेकिन आपका स्टेबल होता है, ये 1 नंबरिंग वाला आपका स्टेबल होता है और ये लेस स्टेबल होता है, ये माइनॉरिटी बनता है, इसलिए आपका मेजर प्रोडक्ट आपका यही होता है। तो अगली बार से जो भी हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे तो वहाँ पे हम लोग बस प्रोडक्ट के रूप में इसे दिखाएंगे, ना कि इसे दिखाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि इसमें रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाइट्रेशन। क्या देखते हैं, नाइट्रेशन क्या होता है। तो नैप्थेलिन अंडरगोज नाइट्रेशन विद कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू 60 डिग्री टू प्रोडक्ट 1 नाइट्रोनैप्थेलिन। कितना आसान है, आपको ये लैंग्वेज याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ये रिएक्शन को समझो, ठीक है। इस रिएक्शन को समझो। अगर आप इस रिएक्शन को समझ जाओगे तो खुद ब खुद इसको देख के आप वर्ड बना लोगे। तो क्या है कि नैप्थेलिन का रिएक्शन कराया जाता है विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे HNO3 हमने ले लिया, यही नाइट्रिक एसिड है। किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एट द टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका हो जाएगा। तो ये आपको देता है क्या, 1 नाइट्रो। मैंने बताया था कि 2 प्रोडक्ट आपका बनेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये एक 1 और एक 2। इससे हम लोग पारा बोलते हैं, सॉरी ऑर्थो बोलते हैं। मैं बार पूरा पारा बोल दे रही हूँ, ऑर्थो बोलते हैं। तो ऑर्थो वाला आपका माइनॉरिटी भी बनता है, लेकिन मेजर आपका बनता है 1 नंबर वाला, इसलिए हमने बस वही यहाँ पे बस वही बनाया है जो मेजर बनता है। तो 1 नाइट्रोनैप्थेलिन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होता है। तो नैप्थेलिन अंडरगोज सल्फोनेशन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 60 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म 1 नैप्थेलिन सल्फोनिक एसिड। इफ द रिएक्शन इज कैरिड एट 165 डिग्री सेल्सियस तो 2 नैप्थेलिन सल्फोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे क्या है कि नैप्थेलिन जब आपका सल्फोनेशन जब होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, यहाँ पे सल्फोनेशन होता है जब नैप्थेलिन का सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एट द टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका होता है तो वो आपका होता है रिएजेंट या फिर टेम्परेचर, ठीक है, कि किसकी प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कितने टेम्परेचर पे हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ही आपका इम्पॉर्टेंट और मायने रखता है। तो यहाँ पे अगर 60 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम कराते हैं
तो हमारा बनता है क्या 1 नैप्थेलिन सल्फोनिक एसिड। लेकिन उसी को अगर हम लोग 165 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं हीट, तो वहाँ पे हमें क्या मिल जाता है 2 नैप्थेलिन सल्फोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। तो वहीं पे यहाँ पे आपको वर्ड में लिखा हुआ है और वहीं यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखा दिया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन से समझ में आ ही रहा हो कि हेलोजन यहाँ पे काम करना होगा हेलोजन से। तो नैप्थेलिन अंडरगोज क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन इन बॉइलिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड टू गिव 1 क्लोरोनैप्थेलिन। अनलाइक बेंजीन नो लेविस एसिड कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। मतलब कि यहाँ पे जो है हम लोग क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन कराते हैं, क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं हेलोजिनेशन, क्योंकि ये क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ही हेलोजन ग्रुप है। तो यहाँ पे जब भी हम इसका कराएंगे तो इसका टेट्राक्लोराइड में CCl4 के प्रेजेंस में कराना होगा इसे हीट। ठीक है, जब हम इसे हीट करवाते हैं तो हमारा ये क्या बन जाता है 1 क्लोरोनैप्थेलिन और वहाँ पे बाहर निकल जाता है HCl। ठीक है, एक आगे देखेंगे और इसमें क्या है कि when the above reaction is carried at room temperature। देखिए फिर से यहाँ पे टेम्परेचर की बात आ गई। यहाँ पे हमने नॉर्मल टेम्परेचर लिया था, लेकिन यहाँ पे हम जब इसे रूम टेम्परेचर पे दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, तो जब हम इसे 25 डिग्री सेल्सियस पे हीट कराएंगे तो क्या होगा नैप्थेलिन डाइक्लोराइड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। मतलब कि यहाँ पे डाइक्लोराइड बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा क्या सिंगल क्लोरीन बन रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे हीट कराने के बाद यहाँ पे हमें डाइक्लोराइड मिल जाता है। तो ऑन हीटिंग नैप्थेलिन डाइक्लोराइड लूजेस HCl टू यील्ड 1 क्लोरोनैप्थेलिन। और फिर से जो है इसे हीट कराने पर फिर यहाँ से HCl निकल जाता है और फिर हमें 1 नैप्थेलिन मिल जाता है। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने Cl2 से कराया है रूम टेम्परेचर पे दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इसे कराते हैं तो डाइक्लोराइड मिलता है। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन है। तो फिर से हम इसे हीट देते हैं तो यहाँ से HCl रिलीज हो जाता है और HCl रिलीज होने के बाद हमें फिर से 1 क्लोरोनैप्थेलिन मिल जाता है। आगे देखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो एसाइलेशन का मतलब यही है कि आपका एसाइल ग्रुप यहाँ पे यूज में आ रहा होगा। देखते हैं नैप्थेलिन अंडरगोज एसाइलेशन विद एसिटाइल क्लोराइड। देखिए आगे ना एसिटाइल क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड इन कार्बन डाइसल्फाइड टू गिव 1 एसिटाइल नैप्थेलिन। when nitrobenzene is used as a solvent 2 acetyl naphthalene is obtained। तो यहाँ पे बता रहा है रिएजेंट का डिफरेंस कि जब हम लोग इसको जो है सो एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये देता है 1 एसिटाइल नैप्थेलिन, लेकिन जब हमने इसे नाइट्रोबेंजीन को यूज़ करते हैं एज ए सॉल्वेंट तो ये हमें मिलता है 2 एसिटाइल नैप्थेलिन फॉर्म होता है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए हमने ले लिया है 1 एसिटाइल नैप्थेलिन, ये है एसिटाइल नैप्थेलिन, और इसमें जो है हम CH3COCl और AlCl3 मतलब कि एल्यूमिनियम क्लोराइड में हम इसे हीट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, तो हमें मिलता है नैप्थेलिन। ठीक है, ये सॉरी मैंने कुछ गलत बता दिया। देखिए यहाँ पे जो है इससे हम ये ऑब्टेन कर रहे हैं और इससे ये ऑब्टेन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब हम नैप्थेलिन को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल क्लोराइड दैट इज CH3COCl और एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इसमें हमें तब हम जाके मिलता है 1 एसिटाइल नैप्थेलिन। तब हमें क्या जाके मिलता है 1 एसिटाइल नैप्थेलिन। लेकिन इसे अगर हम लोग बेंजीन के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये हमें तब मिलता है 2 एसिटाइल नैप्थेलिन। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे देख सकते हो कि ये 1 पोजीशन पे है, ये 2 पोजीशन पे, जिसे ऑर्थो भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो एल्काइलेशन में क्या होता है, यहाँ वहाँ पे हमने CH3, वहाँ पे हमने एसिटाइल रिंग लिया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग एल्काइल ग्रुप या फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि नैप्थेलिन अंडरगोज एल्काइलेशन विथ हैलाइड्स। हैलाइड्स में आप यहाँ पे ले सकते हो मिथाइल हैलाइड डू नॉट रिएक्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिथाइल हैलाइड जो है रिएक्ट नहीं करेगा, तो मिथाइल हैलाइड को छोड़ के बाकी सारे एल्काइलेशन हैलाइड आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 कार्बोनल लिया है, मतलब कि CH2CH2Cl, यहाँ पे CH3 होगा, सॉरी CH3CH2Cl। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड हम इसे हीट कराते हैं और यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस के प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है 2 एल्काइल नैप्थेलिन। क्या मिलता है 2 एल्काइल नैप्थेलिन और HCl यहाँ से रिलीज होता है। एक्सक्यूज मी। फिर आगे क्या है क्लोरोमिथाइलेशन।
अब यहाँ पे क्लोरोमिथाइलेशन क्या है कि यहाँ पे क्लोरीन भी आ रहा है साथ में और मिथाइल भी आ रहा है। नैप्थलीन रिएक्ट्स विथ फॉर्मल्डिहाइड एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड टू फॉर्म 1 क्लोरोमिथाइल नैप्थलीन। तो यहाँ पे हमने नैप्थलीन ले लिया है और इसका हम लोग जो है सो फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका देख सकते हो कि ये मिथेनोइक एसिड है जिसे हम लोग फॉर्मल्डिहाइड भी कॉमन नेम में बोलते हैं। तो जब हम लोग इसके साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिल जाता है 1 क्लोरोमिथाइल नैप्थलीन, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, कंडेंसेशन करने के बाद हमें ये मिलता है। अगला है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, नैप्थलीन अंडरगोज रिडक्शन मोर रेडियली देन बेंजीन। तो ये बेंजीन से ज़्यादा जो है सो ये बेंजीन से बहुत जल्दी ही ये रिडक्शन हो जाता है विथ सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बॉइलिंग पॉइंट क्या लेना होगा, आप यहाँ पे बस सारे का आपको टेम्परेचर बस याद करना है। बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, इट गिव्स 1,4 डायलीन और 1,4 डाईहाइड्रोनैप्थलीन विथ सोडियम एंड आइसोपेंटेनॉल। बॉइलिंग पॉइंट अगर आप सोडियम और आइसोपेंटेनॉल लोगे तो बॉइलिंग पॉइंट आपको वहाँ पे 130 डिग्री सेल्सियस लेना होगा। इट गिव्स टेट्रालीन और 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रोनैप्थलीन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने नैप्थलीन को लिया था। नैप्थलीन को जब हमने लिया तो यहाँ पे हमने आइसोपेंटेनॉल लिया और इसे हम जब बॉईल किए तो यहाँ पे हमें टेट्रालीन मिल गया और टेट्रालीन के बाद फिर से हमने इसे बॉईल किया सोडियम के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमें 1,4 डायलीन मिल गया। इसे हम बिट्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए ऑक्सीडेशन है हमारा। तो यहाँ पे देखिए नैप्थलीन इज मच मोर इजिली ऑक्सीडाइज दैन बेंजीन। तो वहाँ यहाँ पे क्या है कि नैप्थलीन भी जो है सो बहुत जल्दी ही बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, जब बेंजीन के कंपैरिजन में बेंजीन उतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता जितने आसानी से और जितनी जल्दी नैप्थलीन हो जाता है। विथ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक एसिड एट रूम टेम्परेचर इट गिव्स 1,4 नैप्थाक्विनोन। तो जब हम इसे रूम टेम्परेचर पे हीट करते हैं ट्राइऑक्साइड एसिटिक एसिड के साथ तो हमें यहाँ पे ये 1,4 नैप्थाक्विनोन मिल जाता है। आप देखोगे कि जब ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ये ऊपर डबल बॉन्ड और नीचे डबल बॉन्ड, तो ये से आप क्विनोन बोलते हो और क्योंकि ये नैप्थलीन के साथ अटैच है इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 1,4 नैप्थाक्विनोन। अब यहाँ 1,4 कैसे आ गया, काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे ग्रुप होता है नज़दीक वहीं से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4 आप जैसे भी लो, इधर से लो उधर से लो, बात एक ही पड़ेगा। इसका एक और है कि अगर आप इसे वेनेडियम ऑक्साइड में अगर आप इसे करते हैं तो यहाँ पे आपको थैलिक एनहाइड्राइड मिल जाता है जो कि ये होगा। ठीक है, ये 70 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब आपको इतना रिएक्शन जो भी नेसेसरी रिएक्शन था वो मैंने करवा दिया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इम्पॉर्टेंट कौन सा रिएक्शन है। तो जो भी नेमिंग रिएक्शन है फ्रेंड्स, तो नेमिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट में आपका क्लोरोमिथाइलेशन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखो फिडरक्राफ्ट, एसाइलेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये तीनों ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों का आप जरूर से जरूर कर लोगे। इसके बाद हम देखते हैं इलुसिडेशन। अब बात आई इलुसिडेशन पे, तो इलुसिडेशन होता क्या है। तो इलुसिडेशन का मतलब पहले आप जान लो। इलुसिडेशन का मतलब होता है व्याख्या। मतलब कि किसी भी डेरिवेशन, आप समझते हो कि फिजिक्स में जो डेरिवेशन होता है कि कोई चीज़ अगर बना है तो कैसे बना है, उसका पीछे का ओरिजिन क्या है, क्या थ्योरी है, क्या डेरिवेशन वगैरह रहा होगा। तो वही जो ये नैप्थलीन बना है तो ये कैसे बना, इसका पीछे का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन आपको पूरा देना होगा, पूरा आपका व्याख्यान देना होगा, पूरा समराइज इसे करना होगा। तो सिंपली आप इसे समराइजिंग समझ सकते हो। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन वाज अराइव्ड एट फॉर्म ए कंसिडरेशन ऑफ फैक्ट्स एंड कंक्लूजन सच एज द फॉलोइंग। तो ये कैसे आया है, ये इसके कौन कौन से फैक्ट और कौन कौन से बेसिस पे आया है, ये आपको नीचे दिया गया है नैप्थलीन के बारे में। तो सबसे फर्स्ट जो है एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन सो दैट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नैप्थलीन इज C10H8। तो जैसे कि एलिमेंटल एनालिसिस किया हमने नहीं, मतलब कि जो भी साइंटिस्ट होगा उन्होंने किया और उन्होंने जब ये सब कुछ को वेट किया, सब कुछ सारे एलिमेंट को देखा, सारे एलिमेंट का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को, तो उन्हें पता चला कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो C10H8 होगा। उन्हें ये पता चल गया
तो यहाँ तक तो पहुँच गए बहुत आसानी तरीके से कि उन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकाल लिया, लेकिन अभी भी हमें स्ट्रक्चर पता नहीं था कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, अभी तक हमारा स्ट्रक्चर आया नहीं था। तो डायपोल मोमेंट ऑफ नैप्थलीन इज 0 और डायपोल मोमेंट नैप्थलीन का 0 है। दिस इंडिकेट्स दैट द नैप्थलीन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। और क्योंकि यहाँ पे उन्होंने फिर डायपोल मोमेंट भी निकाला, डायपोल मोमेंट निकालने के बाद पता चला कि ये जो होगा सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका जो होगा मॉलिक्यूल जो होगा ये सिमेट्री होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या मिला कि ऑक्सीडेशन ऑफ नैप्थलीन विथ ऑक्सीजन एंड वेनेडियम पेंटोऑक्साइड एट 470 डिग्री सेल्सियस यील्ड्स थैलिक एनहाइड्राइड। दिस इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग विथ 2 ऑर्थोसाइड चेन्स इन द मॉलिक्यूल। तो जब भी नैप्थलीन का ऑक्सीडेशन करवाया गया ऑक्सीजन के साथ या फिर वेनेडियम पेंटोऑक्साइड के साथ एट 470 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या दे रहा था, ये थैलिक एनहाइड्राइड दे रहा था। मतलब कि एक रिंग मिल रहा था और इधर आपका जो है COOH जुड़ा हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पे हम आपको समझाती हूँ थोड़ा सा एनहाइड्राइड और एनहाइड्राइड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ये आपका रिंग हो गया एक, और अगर यहाँ पे आपका एक COOH और यहाँ पे COOH लगा हुआ है तब इसे हम बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। तब इसे हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड। लेकिन अगर आपको यहाँ से ये H हटा दिया जाए, अगर यहाँ पे आपका रिडक्शन करा दिया जाए, ऑक्सीडेशन बोल सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका H जब हट जाता है तो आपका ऐसा कुछ बनता है, यहाँ पे COO, यहाँ पे COO ऐसा कुछ बनता है, तब ये आपका एनहाइड्रस कहलाता है। क्या कहलाता है? एनहाइड्रस। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी हमने जो है नैप्थलीन का ऑक्सीडेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वेनेडियम, और उसमें जो है हमने टेम्परेचर 470 लिया, तो ये थैलिक एनहाइड्राइड दे रहा था। इसका मतलब ये होता है कि बेंजीन रिंग विथ 2 ऑर्थोसाइड चेन्स इन द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल में जो है जो नैप्थलीन का मॉलिक्यूल है उसमें एक बेंजीन रिंग है और उसके दोनों पोजीशन पे उसके जो 2 ऑर्थोसाइड चेन्स है उसमें कुछ मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमें अभी तक एक बेंजीन रिंग मिल गया, अभी तक हमें दूसरा बेंजीन रिंग नहीं मिला है। तो नाइट्रेशन ऑफ नैप्थलीन प्रोड्यूसेस ए नाइट्रोनैप्थलीन विच व्हेन ऑक्सीडाइज्ड गिव्स 3 नाइट्रोथैलिक एसिड। जब हमने फिर नैप्थलीन का नाइट्रेशन करवाया तो नाइट्रेशन में हमें नाइट्रोनैप्थलीन मिला, जिसे फिर ऑक्सीडाइज कराने पर हमें 3 नाइट्रोथैलिक एसिड मिला। फिर रिडक्शन ऑफ द नाइट्रोनैप्थलीन gives an aminonaphthalene which when oxidized yields only थैलिक एसिड। और फिर जो है उसका रिडक्शन कराया गया तब फिर भी वो जो है थैलिक एसिड दे रहा था। तो टोटली इसका हुआ क्या, देखिए यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि हमें 2 रिंग दिया हुआ है, एक मान लेते A, एक मान लेते B। हमें अभी तक पता नहीं कि इस तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन हमें सपोज कर लिया है। सपोज करके ऐसा बोल सकते हैं कि आप प्रूफ कर रहे हैं हम कि हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमारा ये सही आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने नाइट्रिक एसिड ले लिया और सल्फ्यूरिक एसिड भी ले लिया। तो जब हमने इसका रिडक्शन कराया, एक जगह आप देख सकते हो यहाँ पे इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका हम लोग रिडक्शन करवा रहे हैं। जब हम लोग रिडक्शन करवाते हैं तो NO2 का यहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं, NO2 है, तो ये आपका रिडक्शन में H2 बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, रिडक्शन में ऑक्सीजन हट के रिडक्शन में हाइड्रोजन आ गया, तो ये रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे सारा कुछ मॉलिक्यूल सेम है, बस यहाँ पे NH2 आ गया। क्या आ गया? NH2। तो यहाँ से यहाँ प्रोसेस में आपका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडाइजेशन करा रहे हैं। जो हमने जो है ऑक्सीडेशन करवाया, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ कि ये आपका मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। NO2 यहाँ पे जो है -M इफेक्ट शो करता है, मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको देगा। यहाँ पे से ये क्या करेगा, आपको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। ठीक है, क्योंकि -M इफेक्ट शो करता है। जब यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो इधर वाला बॉन्ड फिर यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो बेसिकली जो है सो आपका मेन तौर पे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे जो है बॉन्ड तो इस स्ट्रक्चर का कम हो रहा है। जब इस स्ट्रक्चर का बॉन्ड कम होगा तो यही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि B का B सेम टू सेम रह गया, लेकिन ऑक्सीडाइज कौन सा हो गया, ये A वाला ऑक्सीडाइज हो गया। और A ऑक्सीडाइज हो गया क्या बन गया, थैलिक एसिड, जो भी मैंने आपको थ्योरी में बताया। तो यहाँ पे देखिए B का B रह गया और यहाँ पे ये थैलिक एसिड बन गया। तो हमें पता चल गया कि B रिंग है, जो B रिंग क्या है, ये आपका बेंजीन रिंग है। और जब हमने फिर इसका रिडक्शन करवाया, ऑक्सीडेशन करवाने पर हमें एक रिंग पता चल गया। फिर जब हमने इसका रिडक्शन करवाया तो यहाँ पे NO2 के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन में ऑक्सीजन
हट जाएगा और हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने NH2 आ गया रिडक्शन में, तो NH2 क्या शो करता है, प्लस M इफेक्ट शो करता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन आपको देगा। ठीक है, जब दे देगा तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा, मतलब कि ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर इस तरह से यहाँ आ जाएगा। तो ये जो है सो इसके पास ज़्यादा हो गया। तो बेसिकली मैं बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा हो गया इसका दोबारा से, तो ये क्या हो जाएगा कि ये ऑक्सीडाइज आपका ये हो जाता है। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि फिर से मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे से इसके पास आया था, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गया, तो ज़्यादा तो इसका हुआ लेकिन कम किसका हो गया, इसका। मैं जानती हूँ कि कम नहीं हुआ, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आया था वो भाई वो तो इसका है नहीं, तो कम नहीं कर सकते, लेकिन कंपेरेटिवली अगर हम लोग बोलें तो इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है। जो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया है इसके पास ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसके पास कम है, तो ये कम है, तो इसी का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ऑक्सीडाइज होने के बाद ए का ए रह जाता है, और ये जो होता है थैलिक एसिड में यहाँ पे चेंज हो जाता है, थैलिक एनहाइड्राइड में, या फिर थैलिक एसिड आप बोल सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ से हमें पता चल रहा था कि बी रिंग होगा, और इस स्ट्रक्चर हमें पता चल रहा है कि ए रिंग होगा। तो दोनों से हमें पता चला कि दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराने पर पता चला कि रिंग जो है 2 है, दोनों बेंजीन है, दोनों 6 मेंबर्ड रिंग है। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि नेपथलीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो द इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रो ग्रुप stabilizes the benzene ring to which it is attached, and the other benzene ring is perfectly oxidized. On the other hand, the nucleophilic amino group makes the benzene ring to which it is attached more susceptible to oxidation. These results clearly indicate that naphthalene consists of 2 fused benzene rings. तो ये सारे कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराने पर हमें पता चलता है कि नेपथलीन में जो है 2 रिंग है, 2 बेंजीन रिंग है, 2 जो फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड का मतलब जुड़े हुए हैं। तो देख सकते हो आपकी यहाँ पे नेपथलीन इस तरह से 2 बेंजीन रिंग है और दोनों आपको यहाँ पे फ्यूज्ड है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि कैसे आपका नेपथलीन आया। तो ये आपका एक आप डेरिवेशन बोल सकते हो, या फिर इलूसिडेशन, इसे हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं, डेरिवेशन हम फिजिक्स में बोलते हैं बेसिकली। तो ये आपका टोटल नेपथलीन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है फिर भी नेपथलीन से, तो मुझसे कमेंट में पूछ लें। इसके बाद जो आपका एंथ्रासीन और फिनांथ्रीन आपका आने वाला है, तो वो सब मैं एक एक वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।